Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well। तो आज की इस वीडियो में हम द स्ट्रेंज मीटिंग इस पोएम को डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ रिटन बाय विल्फ्रेड ओवन। तो क्योंकि हम सारे मेन चीज़ें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू द पोएट, इंट्रोडक्शन टू द पोएम, बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम एंड थीम्स ऑफ दिस पोएम। तो ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ लाइन बाय लाइन इस पोएम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो इस पोएम को शुरू करने से पहले देयर इज़ अ थिंग दैट यू मस्ट नो कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, वो अगर क्लियर होगा तो आपको ये पोएम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये पोएम देखो वर्ल्ड वार वन के बाद की स्थिति को दिखाता है कि वर्ल्ड वार वन के बाद जो हुआ, क्योंकि हमारे ये जो पोएट थे विल्फ्रेड ओवन, ये भी एक सोल्जर थे और इनकी मृत्यु 1918 में हुई थी। यानी जब वर्ल्ड वार वन शुरू हुआ था 1914 टू 1918 तक वो चला था। ठीक है, 1914 से लेकर 1918 तक ये वर्ल्ड वार वन चला था और 1918 के अंत में इनकी मृत्यु हो गई थी विल्फ्रेड ओवन की। तो क्योंकि वो सोल्जर थे तो उन्होंने अपने आंखों से सब कुछ देखा, जो भी लोग मारे गए थे वो खुद भी घायल हुए थे, तो इस तरीके से उनको सब एक्सपीरियंस है। तो ये जो पोएम है एक तरीके से हम कह सकते हैं उनकी तरफ से लिखा गया है। तो इस पोएम में दो सोल्जर्स हैं और उन दोनों सोल्जर्स में से एक सोल्जर हमारा स्पीकर है जो हमें इस पोएम को पढ़कर सुनाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये दोनों सोल्जर्स जब ज़िंदा होते हैं तो ये दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। यानी अगर दो देश के बीच में युद्ध चलता है तो ये दोनों सोल्जर्स अलग अलग देश के हैं। तो इसमें क्या होता है, जब ये दोनों जिंदा होते हैं तो एक सोल्जर यानी हमारा जो स्पीकर है ये दूसरे सोल्जर को जान से मार देता है और उसको मार देने के बाद स्पीकर को भी कोई दूसरा सोल्जर मार देता है, यानी वो भी किसी दूसरे सैनिक के हाथों मारा जाता है। अब जब इन दोनों की मुलाकात नर्क में होती है तब जो स्पीकर है उसको एहसास नहीं होता कि उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, और वो क्या कहता है कि चलो मैं बच के निकल गया, मैं युद्ध से बाहर आ गया, मैंने अपने आप को बचा लिया और अब मैं इस सुरंग में आ गया हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई नहीं मार सकता। इस तरीके से, क्योंकि वो उसको लगता है कि वो युद्ध से बचकर निकल कर आ गया है और वो अभी तक जीवित है। लेकिन बाद में उसको एहसास होता है कि वो ज़िंदा नहीं है बल्कि मर चुका है, जब इसकी मुलाकात दूसरे सोल्जर से होती है जिसको इसने अपने हाथों से मारा था। और तब इनकी मुलाकात होती है उस टनल के अंदर, उस नर्क के अंदर, और तब इसको एहसास होता है कि ये मर चुका है। ये दोनों जो सोल्जर्स हैं ये दोनों मर चुके हैं और इसीलिए हमारे इस पोएम का टाइटल क्या है, द स्ट्रेंज मीटिंग, यानी एक अजीब सी मुलाकात जो नर्क के अंदर हो रही है और एक अजनबी से मुलाकात। तो अब हम इस पोएम को शुरू करते हैं। इट सीम्ड दैट आउट ऑफ बैटल आई एस्केप्ड डाउन सम प्रोफाउंड डल टनल लॉन्ग सिंस स्कूप्ड थ्रू ग्रे नाइट्स विच टाइटैनिक वार्स हैड ग्रोइंड। तो देखो जो स्पीकर है वो क्या कहता है कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे मैं इस बैटल से निकल के आ चुका हूँ, मैं इस बैटल से बच चुका हूँ। यानी इसने उसको एस्केप कर दिया, यानी ये बचकर निकल के आ गया उस युद्ध से। डाउन सम प्रोफाउंड डल टनल, अब इसका क्या मतलब है, कैसे उस टनल के अंदर ये बचकर आ गया है और ये कैसा टनल है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, प्रोफाउंड डल टनल। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, गहरा। डल इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है डार्कनेस को दिखाने के लिए, और टनल यानी सुरंग। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। और यहाँ पे स्कूप्ड जो है इसका मतलब होता है फोर्सफुली जो हम काम करते हैं, जब उसमें हमारी ताकत लगती है, ठीक है, हमारी एनर्जी जाती है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो स्पीकर है वो क्या कह रहा है इस टनल के बारे में, कि ऐसा लगता है जैसे ये टनल जो है ये बहुत पहले बनाया गया था और ग्रेनाइट्स के बड़े बड़े पत्थरों को काट कर इस सुरंग को बनाया गया था। और किस लिए, क्योंकि जब पहले युद्ध हुआ करते थे तो एक देश दूसरे देश की जासूसी के लिए सुरंग बनाते थे। ठीक है, यानी ज़मीन के नीचे से रास्ता बनाते थे और उसके बाद वो लोग अटैक करते थे सुरंग के थ्रू ही, बम वगैरह फेंक के। तो इसलिए यहाँ पे जो ये वर्ड है टाइटैनिक वार्स, इसका मतलब है, टाइटैनिक का मतलब है विशाल, बहुत बड़ा। यानी जब बड़े बड़े युद्ध होते थे तो उस वक्त इस सुरंग को बनाया गया होगा बहुत बड़े बड़े ग्रेनाइट्स के पत्थरों को काट कर। ठीक है, कैसे, फोर्सफुली, और इसीलिए यहाँ पे वर्ड है स्कूप्ड, इसका मतलब है फोर्सफुली मूवमेंट। फिर आगे स्पीकर क्या कहता है, येट ऑल्सो देयर एनकम्बर्ड स्लीपर्स ग्रोन्ड, यानी जैसे ही वो टनल में आता है तो वो देखता है भारी मात्रा में लोग जो हैं वो ऐसा लगता है मानो जैसे सो रहे हों। एनकम्बर्ड का मतलब होता है भारी।
यानी यहाँ पे भारी का हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, यानी जो नंबर ऑफ़ पीपल है वो बहुत ज़्यादा है। और ग्रोन्ड का मतलब है कराहना, टू फास्ट इन थॉट और दैट्स टू बी बेस्टर्ड। तो देखो, उस सुरंग में जो इतने सारे लोग पड़े हुए हैं, किसी को चोट लगी हुई है, कोई घायल है, और वो लोग बिल्कुल मोशनलेस हैं, यानी हिल भी नहीं रहे हैं, कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल सो गए हैं या फिर बहुत गहरी सोच में हैं कि ध्यान इधर उधर नहीं जाता। तो लोग बिल्कुल, जब हम जोन आउट हो जाते हैं तो हम भी नहीं हिलते हैं। तो इस तरीके से लोग पड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं वो शायद मर तो नहीं गए। ठीक है, तो इसीलिए फिर जो हमारा स्पीकर है वो कहता है देन एज आई प्रोब्ड दैम। प्रोब का मतलब होता है चेक करना, जांच करना। जब कोई मरता है तो हम फिर उसको टच करके देखते हैं, उसकी सांस को चेक करते हैं कि वो ज़िंदा है या मर गया। तो क्योंकि सारे लोग कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये चेक करता है, जो स्पीकर है वो कहता है एज आई प्रोब्ड दैम, यानी जब वो चेक करता है, यानी जब वो उनको टच करके देखता है या फिर हिला डुला के देखता है, तो वन स्प्रैंग अप। तो एक जो है स्प्रैंग अप का मतलब होता है उछलना। तो वो देखो, अगर घायल है तो वो उछलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वो उठा, एक तरीके से हम कह सकते हैं उसने मूवमेंट करी, वो हिला। तो जब वो चेक करता है, लोगों को हिला के देखता है, तो उसमें से एक जो है वो उठ जाता है और उसको उठ के घूरने लग जाता है विद पीटीएस रिकग्निशन इन फिक्स्ड आइज। और ऐसा लगता है कि मानो जैसे वो उसको पहचान गया हो और उसकी आंखों में बिल्कुल दया नज़र आती है। लिफ्ट इन डिस्ट्रेसफुल हैंड्स एज इफ टू प्लेस। तो जैसे ही वो उसको देखता है और उसको घूरने लग जाता है और उसकी आंखों में एक तरीके से दिखता है कि वो पहचान चुका है स्पीकर को, और वो अपने डिस्ट्रेसफुल हैंड्स से, यानी अगर वो बहुत ज़्यादा देखो अगर घायल भी है तो उसके जो हाथ है वो काँप रहे हैं, तो वो अपने काँपते हुए हाथों को उठाता है, ऐसे उठाता है मानो जैसे वो आशीर्वाद दे रहा हो। और फिर स्पीकर कहता है एंड बाय हिज स्माइल आई न्यू दैट सलन हॉल, बाय हिज डेड स्माइल आई न्यू वी स्टूड इन हेल। तो वो क्या कहता है कि फिर वो जो आदमी है वो मुझे घूरता है, मुझे हाथ उठा के आशीर्वाद देता है, मतलब ऐसा जेस्चर करता है, और जब वो स्माइल करता है तो उसकी स्माइल से देख के मुझे वो सलन हॉल याद आ जाता है। सलन का मतलब होता है उदास। कौन सा हॉल? जिस रूम में इस सोल्जर ने, यानी स्पीकर ने, दूसरे सोल्जर को मारा था। और ये दूसरा सोल्जर कौन है? ये वही है जो नरक में इसकी मुलाकात हुई यहाँ पे। तो वो कहता है कि उसकी स्माइल देख के मैं पहचान गया कि ये तो वही है। मुझे वो सारा हॉल याद आ गया जहाँ पर युद्ध हो रहा था, वो कमरा याद आ गया जहाँ पर लड़ाई हो रही थी। बाय हिज डेड स्माइल आई न्यू वी स्टूड इन हेल। और उसकी ये डेड स्माइल देख के मैं समझ गया कि हम हेल में खड़े हैं, हम नर्क में खड़े हैं। और यही ये पल है जब इसको एहसास हो जाता है कि ये नर्क में है। कैसे एहसास होता है? क्योंकि जिससे ये अभी मिला, जिस सोल्जर से, जिसने इसको देख के स्माइल किया, उसको इसने पहले ही मार दिया था। ठीक है, और इसी वक्त इसको एहसास होता है कि ये बच के उस टनल में नहीं आया, बल्कि अब इसकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो अब इन दोनों को ही पता लग गया है कि अब ये दोनों ही मरे हुए हैं, इन दोनों की ही मृत्यु हो चुकी है। और मरने के बाद अब ये दोनों सोल्जर उस युद्ध का हिस्सा नहीं है, उस वार का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। फिर स्पीकर कहता है विद 1,000 fears that vision's face was grained, yet no blood reached there from the upper ground, and no guns thumped or down the flues made moan। तो स्पीकर जो है ये दूसरे वाले सोल्जर के फेस पे थाउजेंड्स ऑफ फियर देख सकता है, यानी उसके फेस पे जो डर है वो देख सकता है। किस चीज़ का डर? युद्ध का डर। जब वो युद्ध में लड़ाई कर रहा था और दूसरों को मरता हुआ देख रहा था, और जब वो खुद घायल हो गया, वो दर्द, मतलब वो सारी चीज़। तो अगर हम ऐसे सिचुएशन में होंगे तो हम कितना डरेंगे। तो वो सारा डर उसके फेस पे नज़र आ रहा था, और वो सारा डर जो है वो स्पीकर देख सकता है उसके फेस पे। ठीक है, और उसका फेस बिल्कुल रेड रेड हो रखा था। यहाँ पे जो ग्रीन वर्ड है उसका मतलब होता है लाल रंग में रंगा हुआ। अब ये जो लाल रंग है, एक तो डर से भी उसका फेस रेड है, और रेड यहाँ पे ब्लड के लिए भी यूज़ किया गया है। येट नो ब्लड रीच्ड देयर फ्रॉम द अपर ग्राउंड। अब वो उससे क्वेश्चन करता है कि भाई अब तो हम मर चुके हैं, अब हम इस टनल में हैं, अब यहाँ पे खून का एक कतरा भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो लोग मर चुके हैं। और लड़ाई कहाँ हो रही है? ज़मीन पर, यानी ऊपर हो रही है, ज़मीन पे, फ्लोर पे, ग्राउंड पे लड़ाई हो रही है। तो वो कहते हैं कि लड़ाई तो ऊपर हो रही है, युद्ध तो ऊपर हो रहा है, यहाँ पे तो एक खून का बूंद भी नहीं आ सकता, यहाँ पे तो बंदूक की आवाज़ भी नहीं आ सकती, और यहाँ पे तो चिमनीज़ भी नहीं। ये जो फ्ल्यूज़ है, फ्ल्यूज़ का मतलब होता है पाइप या फिर ट्यूब, जिससे धुआं बाहर निकलता है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हारे फेस पे इतना डर क्यों दिखाई दे रहा है? यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं।
फिर स्पीकर उस सोल्जर से कहता है, स्ट्रेंज फ्रेंड, आई सेड हियर इज़ नो कॉज टू मॉर्न। वो क्या कहता है कि मेरे दोस्त, स्ट्रेंज फ्रेंड, कि यहाँ पे तो कोई रीज़न ही नहीं है जिसकी वजह से तुम दुखी हो, जिसकी वजह से तुम शोक मनाओ। मौन का मतलब होता है शोक मनाना, सैड हो जाना। फिर उधर से जो सोल्जर है वो रिप्लाई करता है, नन, कुछ भी नहीं, कोई रीज़न नहीं है मेरे दुख होने का। सेट दैट अदर सेव द अनडन ईयर्स द होपलेसनेस। वो क्या कहता है कि कोई रीज़न नहीं है सिवाय एक के। क्या रीज़न? कि सेव द अनडन ईयर्स। अनडन का क्या मतलब है कि ऐसी साल या फिर ऐसे कुछ पल उसके ज़िंदगी के जो वो नहीं जी पाया, यानी उसको गम है, उसको दुख है कि वो इतनी छोटी उम्र में ही मर गया, उसकी इतनी छोटी उम्र में ही मृत्यु हो गई और जो होप था एक तरीके से वो भी ख़त्म हो गया। तो उसको कोई दुख नहीं है, लेकिन सिर्फ एक दुख है कि उसकी मृत्यु जो है वो वक्त से पहले ही हो गई। वो कहते हैं कि उसके पास और वक्त था और इसीलिए उसको दुख है उन अनडन ईयर्स का, जिसको वो नहीं जी पाया, अपनी ज़िंदगी के उन पलों को नहीं जी पाया। वो जो साल आने वाले थे, ईयर्स थे, उनको वो नहीं जी पाया और इसके साथ साथ जो होप है वो भी ख़त्म हो गई, जो उम्मीद है अब वो भी नहीं बची। वॉट एवर होप इज़ योर्स वॉज माई लाइफ। फिर वो क्या कहता है सोल्जर स्पीकर को कि जो तुम्हारी उम्मीद है वही मेरी ज़िंदगी है। और इस लाइन से वो सोल्जर क्या बताना चाह रहा है कि तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अलग नहीं है, हम दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि वो दोनों ही सोल्जर हैं, उन दोनों का काम एक ही है, वो दोनों ही अपने देश के लिए लड़ते हैं। I went hunting wild after the wildest beauty in the world, which lies not calm in eyes or braided hair, but mocks the steady running of the hour, and if it grieves, grieves richer than hair. और वो साथ ही साथ क्या कहता है वो सोल्जर कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ को ढूंढता है। और वो साथ ही साथ ये भी क्लियर करता है कि ये कोई फिज़िकल ब्यूटी नहीं है, यानी ये कोई लड़की नहीं है जिसकी काम आइज़ हो, जिसकी आंखें शांत हो, उसके बाल बंधे हुए हों, ब्रेडेड हेयर, ठीक है, बट मोक्स द स्टडी रनिंग ऑफ द आवर। लेकिन ये चीज़ उस टाइम का मजाक उड़ाती है। देखो, फिज़िकल ब्यूटी जो होती है, यानी हमारी जो अपीयरेंस है, वो एज के साथ साथ ख़त्म होती जाती है ना। जब यंग होते हैं तो हम खूबसूरत होते हैं, लेकिन जैसे ही हम एज्ड होते हैं, जैसे ही हमारी उम्र होने लग जाती है, तो हमारी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो खूबसूरत चीज़ की बात कर रहा है यहाँ पे, उस पर टाइम का कोई असर नहीं होता। और वो कहता है कि अगर ये खूबसूरत चीज़ दुखी भी हो जाती है तब भी वो रिच ही रहती है। इट इज़ रिचर इवन इन सैडनेस, यानी दुख के टाइम पे भी वो रिच ही रहती है, यानी खूबसूरत ही रहती है। और फिर से वो सोल्जर कहता है, फॉर बाय माई ग्ली माइट मैनी मैन हैव लाफ्ड, यानी मेरी खुशी को देखकर अगर मैं ज़िंदा होता और अगर मैं खुश होता तो मेरी खुशी को देखकर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो भी खुश होते। फिर वो कहता है, एंड ऑफ माई वीपिंग समथिंग हैड बीन लेफ्ट विच मस्ट डाई नाउ। फिर वो क्या कहता है कि मतलब अगर वो ज़िंदा होता तो उसकी खुशी को देख के लोग खुश होते, लेकिन अगर वो सैड होता तब भी वो लोगों के लिए कुछ ना कुछ करता, ठीक है। मतलब अपनी सैडनेस का असर वो लोगों के ऊपर नहीं होने देता। अगर वो खुश होता तो लोग खुश होते, लेकिन अगर वो सैड होता तब भी वो लोगों के लिए कुछ ऐसा करता कि लोग खुश हो जाएं। और फिर वो आगे वाली लाइन में क्या कहता है, आई मीन द ट्रूथ अनटोल्ड, द पिटी ऑफ वार, द पिटी वार डिस्टिल्ड। अब यहाँ पे अनटोल्ड ट्रूथ जो है वो क्या है, अब उसको पछतावा होता है। जो सोल्जर है वो क्या कहता है कि मैं ट्रूथ के बारे में किसी को नहीं बता पाया, मुझे मौका नहीं मिला कि मैं इसके बारे में किसी को बता सकूं। अब ये कौन सा ट्रूथ है? द सोल्जर रेफर्स टू द हॉरिफिक फेस ऑफ द वार एंड हाउ इट कीप्स कंज्यूमिंग पीपल विथ टाइम, कि किस तरीके से ये हमें नुकसान करता है, कैसे समय के साथ साथ ये लोगों को ख़त्म करता जा रहा है। तो मतलब अगर हम युद्ध करते हैं तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, कितना नुकसान है। और ये सच्चाई वो लोगों को नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि वो मर चुका है। वो ट्रूथ की बात करता है, कहता है कि मैं ये सच्चाई लोगों को नहीं बता पाया। कौन सी सच्चाई? कि अगर ये युद्ध करते हैं तो उसमें सबका नुकसान होता है, सिर्फ तुम्हारा नुकसान या फिर सिर्फ मेरा नुकसान नहीं होता, बल्कि सबका होता है, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनली, हर तरीके से। फिर वो कहता है, नाउ मैन विल गो कंटेंट विद वॉट वी स्पॉइल्ड, यानी लोगों को संतुष्टि होगी कि हमने क्या ख़त्म कर दिया है।
यानी देखो, जो लोग हैं वो सिर्फ हार और जीत को समझते हैं, लेकिन हार और जीत में जो लोगों का नुकसान हो जाता है, जो इतने सारे लोग मारे जाते हैं, वो उनको नहीं दिखता और वो लोग उसी हार और जीत से जो रिज़ल्ट होता है उससे संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये सोल्जर क्या कहता है कि लोग जो हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे, जो भी उन्होंने खोया है उसको खोने के बाद भी वो संतुष्ट हो जाएंगे। जो चीज़ भी ख़राब हुई, स्पॉइल्ड हुई, यानी लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई, उन सब के बाद भी वो संतुष्ट होंगे, यानी एक तरीके से वो एक्सेप्ट कर लेंगे उन सारे नुकसान को। और डिसकंटेंट बॉयल ब्लडी एंड बी स्पिल्ड। और अगर वो डिसकंटेंट हुए, यानी अगर देखो, अगर वो संतुष्ट होते हैं, अगर वो कंटेंट होते हैं, तो वो खुश हो जाएंगे, आराम से उस चीज़ को लेट गो कर देंगे कि चलो कोई मरा तो मरने दो, कुछ नुकसान हुआ तो हो जाने दो। और अगर वो संतुष्ट नहीं होंगे, डिसकंटेंट होंगे, तो वो क्या करेंगे, खुद मारने आ जाएंगे, यानी खुद को शामिल कर लेंगे उस लड़ाई में और फिर दूसरे को मारने लग जाएंगे। यहाँ पे जो सोल्जर है वो बताना चाहते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन टेंडेंसी होती है एक दूसरे को मार के। यानी देखो, अगर किसी को दर्द होता है, किसी का हाथ कटता है, किसी का खून निकलता है, तो वो दर्द हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। चोट हमको भी लगती है, उनको भी लगती है। तो यहाँ पे ह्यूमन टेंडेंसी को बताया जा रहा है उस सोल्जर के द्वारा कि इंसान कैसे होते हैं, कि अगर वो दर्द को महसूस करते हैं और उसके बाद भी वो खुश होते हैं दूसरों को नुकसान पहुँचा के। वो खुशी महसूस करते हैं दूसरों की जान लेके। और कैसे जान लेते हैं, उनकी तेज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एक दूसरे को मारने की जब बात आती है। वो बिल्कुल शेरनी की तरह हो जाते हैं, वो बिल्कुल टाइग्रेस हो जाते हैं, बाघिन हो जाते हैं, बाघिन जैसी उनकी शक्ति हो जाती है, उनकी तीव्रता हो जाती है जब एक दूसरे को मारने की बात होती है। फिर अगली लाइन में ये सोल्जर कहता है, नन विल ब्रेक रैंक्स दो नेशंस ट्रैक फ्रॉम प्रोग्रेस। यानी कि कोई भी इंसान कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाता, अगर वो प्रोग्रेस नहीं करती है तब भी। And the soldier is especially talking about the people who are at the high rank in the military who do not dare to break out from the roles assigned to them। यानी ऐसे लोग जो मिलिट्री में होते हैं हाई रैंक पे, और उनको जब कोई काम दिया जाता है, आसान किया जाता है, तो उस वक्त वो उस चीज़ को मना नहीं कर सकते। भले ही वो समझ रहे हों कि ये गलत है, उसके बावजूद वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते, उसके अगेंस्ट वो कुछ नहीं कर सकते। फिर वो कहता है, करेज वॉज माइन एंड आई हैड मिस्ट्री, विजडम वॉज माइन एंड आई हैड मिस्ट्री, टू मिस द मार्च ऑफ दिस retreating वर्ल्ड इन टू वेन citadels दैट आर नॉट वॉल्ड। वो क्या कहता है कि करेज वॉज माइन, यानी वो बताता है कि मैं करेजियस था, मुझ में साहस था, मुझ में मिस्ट्री टैलेंट्स थे, मैं बुद्धिमान था, यानी वो सब अपने बारे में बताता है। और वो कहता है कि क्योंकि अब वो ज़िंदा नहीं है तो अब उसको ये सब नहीं देखना पड़ेगा, कि अगर, क्योंकि वो देखो सोल्जर है, उसको ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वो वही करेगा, है ना। तो वो कहता है कि अगर वो प्रोग्रेस नहीं देख सकता तो वो इन सारी चीज़ों को बैकवर्ड जाते हुए भी नहीं देख सकता। यानी वो एक तरीके से कहता है कि चलो अच्छा है, मैं मर गया हूँ, अब मैं इस चीज़ को नहीं देखना चाहता, और सही है मैं नहीं देख सकता। क्योंकि जब वो प्रोग्रेस ही नहीं कर सकता तो वो एक तरीके से उस चीज़ को बैकवर्ड जाते हुए भी नहीं देखना चाहता। और यहाँ पे जो लाइन है, सिटाडेल्स दैट आर नॉट वॉल्ड, सिटाडेल का मतलब होता है एक तरीके से जो कासल्स होते हैं, पुराने कासल्स होते हैं सिटी के आसपास या फिर सिटी के अंदर। तो वो जो कासल्स हैं उसमें वॉल्स नहीं है। यहाँ पे वॉल्स का क्या मतलब है, डिफेंसलेस सिटीज़। तो यहाँ पे एक तरीके से ये जो सोल्जर है ये खुशी महसूस कर रहा है कि अब चलो उसको इसका हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा, यानी ही डजंट वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ब्लड थर्स्टी वार, जिसमें सारे खून के प्यासे हैं, लोग मार कटाई कर रहे हैं विदाउट हेजिटेशन। तो उसका हिस्सा इसको नहीं बनना था और इसीलिए अब इसकी मृत्यु हो गई है। तो एक तरीके से ये खुश है कि सही है मेरी मृत्यु हो गई, वरना मुझे इसका हिस्सा बनना पड़ता, मुझे लोगों को मारना पड़ता। क्योंकि ये एक सोल्जर है तो ना चाहते हुए भी उसको ये सब करना पड़ता अगर वो ज़िंदा होता तो। फिर वो सोल्जर आगे कहता है, देन when much blood had clogged their chariot wheels, I would go up and wash them from sweet wells, even with truth that lie too deep for taint। तो इन लाइंस का क्या मतलब है, यहाँ पे चैरियट व्हील्स जो है, चैरियट का मतलब होता है रथ और व्हील का मतलब होता है पहिया। तो सोल्जर क्या कहता है कि ये उसको साफ़ कर देगा, यानी जो पहिया है वो उसको साफ़ कर देगा स्वीट वेल से, यानी पानी से साफ़ कर देगा। अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि जो सोल्जर है वो इस लड़ाई को, इस वायलेंस को, इस हिंसा को, इस वार को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहता है
कि मैं इस चैरियट को साफ़ कर दूँगा। अब यहाँ पे चैरियट जो है ये एक तरीके से सिंबल है किस चीज़ का, वेपन का। क्योंकि जब हम किसी को मारते हैं तो हथियार का यूज़ करते हैं, वेपन का यूज़ करते हैं। तो वो कहता है कि मैं साफ़ कर दूँगा, ताकि जो वेपन है उसके ऊपर खून के धब्बे लगे हों, जो क्लॉग्ड होते हैं धब्बे लगे हों, या फिर हाथ पे धब्बे लगे हों, खून लगे हो, खून के निशान हो, तो वो उन सबको साफ़ कर देगा। साफ़ करने का क्या मतलब है कि वो इन सबको ख़त्म कर देगा, जो लड़ाई है, जो युद्ध है उसको ख़त्म कर देगा। इवन विद ट्रूथ्स दैट लाई टू डीप फॉर टेंट, यानी जो झूठ है जो बहुत समय से चलता आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको भी वो सच से ख़त्म कर देगा। टेंट का मतलब होता है कलंक, ठीक है। क्योंकि मतलब जो झूठ का कलंक है जो बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत गहरा है, ये इसको भी सच से ख़त्म कर देगा। आई वुड हैव पोर्ड माई स्पिरिट विदाउट स्टिंट। और वो क्या कहता है कि मैं इस चीज़ को करने के लिए, इस काम को करने के लिए अपनी आत्मा तक को लगा सकता हूँ, अपनी आत्मा को भी यूज़ कर सकता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन, बट नॉट थ्रू वोन्स, नॉट ऑन द सेस ऑफ वार। फिर वो क्या कहते हैं कि मैं ख़त्म करूँगा, लेकिन उसका जो पावर है, पोजीशन है, उसके बेस पे नहीं। यानी वो दूसरों को चोट नहीं पहुंचाएगा, दूसरों को घाव नहीं देगा। वोन्स का मतलब होता है घाव, यानी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा फिजिकली, क्योंकि सोल्जर है तो इसके अंदर पावर है कि वो लोगों को मार सके। लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा, पोजीशन का इस्तेमाल नहीं करेगा। सेस ऑफ वार का मतलब है कि वो दोबारा से उस पोजीशन का इस्तेमाल नहीं करेगा कुछ भी करने के लिए, ठीक है। यानी वो प्यार से सब कुछ सॉल्व करेगा। फॉर हेड्स ऑफ मैन हैव ब्लड वेयर नो वोन्स वर। देखो ये लाइन थोड़ी सी डीप है कि यानी जो लोग लड़ाई का हिस्सा नहीं थे तब भी उनको चोट पहुंची है। यानी फिज़िकली तो उनको कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन मेंटली, इमोशनली उनको चोट पहुंची है। अगर उन्होंने अपने अपनों को खोया होगा, अपने परिवार को खोया होगा, तो फिज़िकली तो उनको कोई चोट नहीं लगी, लेकिन इस युद्ध की वजह से उनको इमोशनली चोट लगी, इमोशनली मेंटली उनको घाव मिला, जो कभी भी भर नहीं सकता, जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। फिर वो सोल्जर कहता है स्पीकर को, आई एम द एनिमी यू किल्ड माई फ्रेंड, कि मैं ही वो दुश्मन हूँ जिसे तुमने मारा था मेरे दोस्त। आई न्यू यू इन दिस डार्क फॉर सो यू फ्राउंड, कि मतलब मैंने तुम्हें अंधेरे में भी पहचान लिया, क्यों, जिस तरीके से तुमने अपना मुंह बनाया। फ्राउंड का मतलब होता है मुंह बनाना या फिर मुंह सिकोड़ना, मतलब जिस तरीके से भी फेशियल एक्सप्रेशन देना, ठीक है। यस्टरडे थ्रू मी एज यू जैब्ड एंड किल्ड, यानी कल जब तुम मुझे चाकू मारते वक्त, मेरी जान लेते वक्त जैसा तुमने मुंह बनाया था, वैसा ही मुंह तुमने अभी भी बनाया। यानी जब ये लोग दोबारा मिले हैं तो इसीलिए ये जो सोल्जर है उसने स्पीकर को पहचान लिया। अब वो क्या बोलता है, आई पैरेट, यानी मैंने खुद को बचाने की कोशिश करी, मैंने तुम्हें रोका भी कि मुझे मत मारो, बट माई हैंड्स वर लोथ एंड कोल्ड, पर मेरे हाथ जो थे वो बिल्कुल नाजुक हो रखे थे, और सर्दी थी तो मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हो रखे थे, और ऐसे में हमारे हाथ फिर काम भी नहीं करते। तो सोल्जर कहता है कि मैंने अपने आप को बचाया, आई पैरेट, बट माई हैंड्स वर लोथ एंड कोल्ड, लेकिन मेरे हाथों ने काम नहीं किया, मेरे हाथ जो थे वो बिल्कुल ढीले पड़ चुके थे, बहुत ठंडे पड़ चुके थे। तो चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, अब तो तुमने मुझे मार दिया, अब हम मर चुके हैं, लेट अस स्लीप नाउ, तो चलो अब सो जाते हैं, चलो अब आराम करते हैं। तो इन्हीं लाइंस के साथ हमारी ये पोएम जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस पोएम में हमने देखा कि एक सैनिक की ज़िंदगी कैसी होती है। अगर वो सैनिक लड़ाई करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अगर वो सैनिक है तो उसे लड़ना पड़ेगा, वो किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकता, और वो सब नुकसान झेल सकता है ना। मतलब वो दूसरों को मार सकता है, नहीं चाहता मारना तब भी, और वो खुद की ज़िंदगी भी सैक्रिफाइस कर सकता है। यानी एक सैनिक जो दूसरे को मार भी सकता है और खुद मर भी सकता है अपने देश के लिए। लेकिन जो असल दुख है वो वही समझ सकते हैं जो इस चीज़ से गुजरे हैं, यानी सोल्जर्स। जैसा कि हमें सोल्जर ने बताया हमारे स्पीकर से जब वो बोल रहा था कि लोग तो हैं वो क्या करते हैं, वो बस खुश हो जाते हैं, है ना, मतलब संतुष्ट हो जाते हैं कि अगर कोई हार गया, कोई जीत गया तो वो संतुष्ट हो जाते हैं, और अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो मार कटाई पे आ जाते हैं, वो एक दूसरे की जान ले लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई हो, आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर इट with your friends as well so that they can get help from it, and don't forget to subscribe my channel, and till we meet in the next video, keep learning.